हम वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं। और यदि आपने लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 को नहीं देखा है तो उसको आप अवश्य ही देख लेंगे। और आज की क्लास का हमारा गोल रहने वाला है कूलाम का नियम। उसके बाद बच्चे बात करेंगे हम कूलाम के नियम की सीमाओं की। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का आपके ही अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म टॉपर्स इंस्टीट्यूट पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज हम वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी लोग मेरे भाई क्लास में जुड़ जाएं। और यदि आपने लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 को नहीं देखा है तो उसको आप अवश्य ही देख लेंगे। तो आइए बच्चे, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का हमारा गोल रहने वाला है, पहला गोल बच्चे हम लोग का आज का है कूलाम का नियम। तो सबसे पहले बच्चे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में कूलाम का नियम। उसके बाद बच्चे बात करेंगे हम कूलाम के नियम की सीमाओं की। तो आइए दोस्त, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा आज का पहला टॉपिक, कूलाम का नियम यानी कि कूलॉम्स लॉ। देखो बच्चे, कूलाम का नियम दो बिंदु आवेश पर कार्य करता है। मान लो हमारे पास एक आवेश है ये Q1 और इससे स्मॉल r दूरी पर एक दूसरा आवेश है Q2। अगर मेरे बच्चे दो आवेश हमारे पास हैं, एक आवेश है Q1 और इससे स्मॉल r दूरी पर एक दूसरा आवेश है Q2, तो ये दोनों आवेश एक दूसरे को एक बल से आकर्षित या प्रतिकर्षित करेंगे। सर ये आकर्षित कब करेंगे? तो मेरे भाई ध्यान से देखना, यदि ये दोनों आवेश बच्चे, यदि ये दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं। समान प्रकृति का मतलब बच्चे ये है कि अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं, जैसे मान लो बच्चे इस समय हमने पॉजिटिव माना है, तो ये दोनों बल एक दूसरे को बच्चे, ये दोनों आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। वहीं पर मेरे भाई अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, यानी विपरीत प्रकृति के हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। इतनी बात समझ में आई? तो कहेंगे हाँ सर। तो मेरे बच्चे ये कूलाम का नियम बिंदु आवेश पर कार्य करता है। बिंदु आवेश का मतलब बच्चे होता है आपका जिसकी विमाएं नगण्य हो, यानी कि बच्चे पॉइंट चार्ज को हम लोग बिंदु आवेश हिंदी में कहते हैं। और बिंदु आवेश का मतलब होता है जिसकी विमाएं लंबाई चौड़ाई बच्चे नगण्य लगभग हो, बहुत स्मॉल चार्जेस को। ठीक है ना? कहेंगे हाँ सर। तो मेरे भाई कहने का मतलब यह है कि अगर दो आवेश, एक Q1 और एक Q2 एक दूसरे से r दूरी पर हैं, तो इनमें या तो प्रतिकर्षण होगा बच्चे। कब प्रतिकर्षण होगा सर? जब दोनों समान प्रकृति के होंगे। या इनमें आकर्षण होगा। आकर्षण कब होगा सर? जब बच्चे ये विपरीत प्रकृति के होंगे, यानी एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो कूलाम का नियम कहता क्या है? तो बच्चे सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार कामा करेंगे बच्चे, डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखेंगे, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच, कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल
उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, या फिर कह दो अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो बच्चे, ये हमारी मेरे भाई आपकी डिफिनेशन हो गई किसकी सर? कूलाम के नियम की। तो बच्चे कूलाम का नियम क्या है मेरे भाई? देखो आपको डेफिनेशन बच्चे अच्छे से लिखना आना चाहिए। कह रहे किन्हीं दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, किन्हीं दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब बच्चे ये हुआ कि जो F बल है, इनके बीच कार्य करने वाला जो बल है मेरे भाई F, वह समानुपाती है किसके? तो कहेंगे सर Q1 गुणे Q2 के। ठीक है सर, F समानुपाती है Q1 Q2 के। यहां से मेरे भाई हमने इक्वेशन 1 बना लिया। पहला बच्चे स्टेटमेंट क्या है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, बच्चे ये बन गया, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जो F हमारा है वह व्युत्क्रमानुपाती है 1/r², यानी कि उनके बीच की दूरी के। तो बच्चे व्युत्क्रमानुपात का मतलब क्या होगा? तो कहेंगे सर अपॉन में लिखेंगे नीचे और समानुपात में हम सामने लिखते हैं। तो यहां बच्चे F जो बल है, इनके बीच लगने वाला जो बल है वह दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। मेरे भाई जब भी अनुक्रमानुपात कहेगा तो सामने लिखेंगे और जब भी व्युत्क्रमानुपात कहेगा तो अपॉन में नीचे लिखेंगे। तो मेरे भाई यहां से दो इक्वेशन आपके पास बन के आया, यानी दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला जो बल होता है वह उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इक्वेशन 1 बना लिया हमने। और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इक्वेशन 2 बना लिया हमने। अब मेरे भाई अगर हम समीकरण 1 व 2 को मिला दें, समीकरण 1 व 2 से अगर मेरे प्यारे बच्चे हमने इक्वेशन 1 और 2 को मिला दिया तो बन गया F समानुपाते Q1 Q2 अपॉन r²। क्या आएगा सर? Q1 Q2 अपॉन r²। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे आगे, यहां पे समानुपात का जब भी निशान बच्चे हम हटाते हैं हमेशा एक नियतांक आता है। कहेंगे हाँ सर बिल्कुल आता है। तो बच्चे एक यहां नियतांक लगाएंगे जिसे हम K कह दिया बच्चे। क्या कह दिए? K। F बराबर K Q1 Q2 अपॉन r²। F बराबर K Q1 Q2 अपॉन r²। जहां K क्या है? तो कहेंगे सर जहां K एक समानुपातीय नियतांक है मेरे भाई। K क्या है? तो कहेंगे सर K एक समानुपातीय नियतांक है। लिख देंगे यहां बच्चे, आप क्या लिखेंगे? कहेंगे जहां K एक बल नियतांक है, जहां K एक बल
नियतांक है। तो बच्चे जहां के एक क्या है, बल नियतांक है, यानी कि फोर्स कांस्टेंट है बच्चे। अब मेरे भाई के का मान, अगर माध्यम मान लो इनके बीच का माध्यम बच्चे वायु या निर्वात है मान लो, यानी वैक्यूम है, यदि माध्यम वायु या निर्वात है, माध्यम का मतलब बच्चे आवेश के बीच का माध्यम, अगर वायु या निर्वात है, तो मेरे भाई के का जो मान होता है आपका होता है के बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। बच्चे क्या होता है, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। तो बच्चे इसकी वैल्यू यहां डाल लेंगे तो आ जाएगा एफ बराबर हमारा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चे अगर आपको ध्यान देना यहां पे है कि अगर दोनों आवेश वायु या निर्वात में रखे हैं, बच्चे यहां का माध्यम क्या है, कहेंगे सर निर्वात है या वायु है, निर्वात या वायु। अगर बच्चे यहां का माध्यम वायु या निर्वात है तो इनके बीच का बल हो जाएगा F बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये इप्सिलॉन नॉट है बेटा, क्या लिखा है तो कहेंगे सर इप्सिलॉन नॉट, क्या लिखा है तो कहेंगे सर इप्सिलॉन नॉट लिखा है, इप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है सर, बच्चे एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है माध्यम की वैद्युतशीलता। कौन से माध्यम कहेंगे सर, निर्वात की। तो एप्सिलॉन नॉट का मतलब बच्चा होता है यहां पे मेरे बच्चे, एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है यहां बच्चे क्या तो कहेंगे सर निर्वात की, निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या होता है, निर्वात की वैद्युतशीलता, यानी कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो बच्चे यहां पर इप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है निर्वात की वैद्युतशीलता, यानी कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो बच्चे आपको याद रखना है कि इप्सिलॉन नॉट क्या है तो कहेंगे सर निर्वात की वैद्युतशीलता है। क्या है सर, निर्वात की वैद्युतशीलता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। अब मेरे बच्चे ध्यान से देखो, एक बार फिर से समझो आप, कूलाम का नियम हमने क्या बताया। तो बच्चे हमने ये कहा मेरे भाई कि अगर दो आवेश एक Q1 एक Q2 एक दूसरे से r दूरी पर रखे गए हों निर्वात या वायु में, तो उनके बीच एक आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा। बच्चे आकर्षण बल तब लगता है जब दोनों विपरीत प्रकृति के हों, यानी एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो। वहीं पर बच्चे प्रतिकर्षण बल तब लगता है जब दोनों समान प्रकृति के हों, या दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हों। तो कूलाम का नियम बच्चे यह कहता है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, यानी कि अनुक्रमानुपाती, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बच्चे जब हमारा बल ये F समानुपाती होगा, यानी कि अनुक्रमानुपाती होगा आवेशों के गुणनफल के, तो इक्वेशन बनेगी F समानुपाते Q1 Q2, इक्वेशन 1। और बच्चे जब ये बल व्युत्क्रमानुपाती है दूरी के वर्ग के,
तो इक्वेशन बनेगी एफ व्युत्क्रमानुपात 1/r² इक्वेशन 2। समीकरण 1 और 2 को हमने मिला लिया मेरे बच्चे, तो यहां से आ गया एफ समानुपात Q1 Q2 अपॉन r²। और जब हम समानुपात का निशान हटाएंगे तो आपके पास एक कांस्टेंट आएगा, एक नियतांक आएगा, जिसको हमने बल नियतांक या समानुपात नियतांक आप कुछ भी कह सकते हो। तो बच्चे यहां हमने इसको बल नियतांक यानी कि फोर्स कांस्टेंट कह दिया। और बच्चे ये हो गया F बराबर K Q1 Q2 बाई r²। यदि माध्यम, बच्चे आगे हमने कहा यदि माध्यम वायु या निर्वात है, यानी कि दोनों आवेश अगर वायु या निर्वात में रखा है, तो उस समय K का मान होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। क्या होता है सर? 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। तो बच्चे यहां पे हम K की वैल्यू डाल दिए, तो आ गया F बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। Q1 Q2 अपॉन r²। मेरे भाई ये आपका कूलाम का नियम का सूत्र बच्चे ए भी सही है और ए भी आप लिख सकते हो बच्चे, दोनों फॉर्मूला सही है। ये भी आप कह सकते हो बच्चे, ये भी आप कह सकते हो, दोनों बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसके बाद हमने कहा बच्चे जो इप्सिलॉन नॉट है इसका मतलब होता है निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या होता है सर? निर्वात की वैद्युतशीलता यानी कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या होता है बच्चे? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। आइए मेरे बच्चे आगे बढ़ते हैं। इसको बच्चे आपको पीडीएफ नोट्स मेरे भाई इसकी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल टॉपर्स इंस्टीट्यूट कुंडा पर। बच्चे कहां मिलेगी सर? तो मेरे भाई इस पूरे पेज की जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगी बच्चे, पीडीएफ मेरे भाई आपको मिल जाएगी टॉपर्स इंस्टीट्यूट कुंडा पे, टॉपर्स इंस्टीट्यूट कुंडा बच्चे। ये आपका टेलीग्राम चैनल बच्चे है, वहां पे मेरे भाई आपको ये नोट्स मिल जाएगी, तो वहां से आप पीडीएफ नोट्स को बच्चे डाउनलोड कर सकते हैं। तो बच्चे आप अभी लिखो चाहे ना लिखो, इससे कोई बच्चे आप बेशक समझते रहो मेरे भाई, आप पहले अच्छे से बच्चे समझ लो इसको, अभी लिखना नहीं है मेरे भाई आपको, ठीक है ना। तो अभी आपको केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बता रहे हैं उसको आप लिख लेना, अदरवाइज बच्चे आप नोट्स क्लास के बाद में ही बनाना तभी बढ़िया रहेगा। हमने आपको पहली क्लास में ये बातें डिस्कस की हैं कि नोट्स कैसे बनाना है। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे हमने कहा कि इप्सिलॉन नॉट क्या है, तो कहेंगे सर इप्सिलॉन नॉट है निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता बेटा होता है इप्सिलॉन नॉट, और इस इप्सिलॉन नॉट का मान होता है हमारा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। इप्सिलॉन नॉट बच्चे क्या होता है, कहेंगे सर इप्सिलॉन नॉट मेरे भाई होगा आपका, देखो बच्चे यहां से आप इप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकाल सकते हैं। क्या आएगा सर? तो कहेंगे सर कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बच्चे क्या आएगा? कहेंगे सर आएगा कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। मेरे भाई क्या आएगा सर? कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो बच्चे अभी तक हमने आपको बताया कि कूलाम का नियम क्या है, और इसका फॉर्मूला बच्चे F बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r² आ गया। और जहां इप्सिलॉन नॉट क्या है, तो कहेंगे सर इप्सिलॉन नॉट हमारा माध्यम की वैद्युतशीलता है। बच्चे क्या है? माध्यम की वैद्युतशीलता है। माध्यम अगर निर्वात है बच्चे तो निर्वात की वैद्युतशीलता हमारी है, और इसका मान मेरे भाई 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर है। अगर बच्चे आप यहां पे अगर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट की बच्चे वैल्यू निकालेंगे, तो इप्सिलॉन नॉट का मेरे भाई ये मान रखकर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। मेरे बच्चे ये वैल्यू आपको याद रखनी है दोस्त, ये वैल्यू आपको याद रखनी है, दोनों वैल्यू ये बच्चे आपको न्यूमेरिकल में हेल्प करेगी, तो ये वैल्यू आपको बच्चे याद रखनी है।
इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है बच्चे, और हमारी ये वैल्यू दूसरी किसकी है, तो कहेंगे सर ये दूसरी वैल्यू हमारी है मेरे दोस्त इप्सिलॉन नॉट की और के की। तो बच्चे इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और के यानी कि 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये वैल्यू बच्चे आपको याद रखनी है। अब देखो मेरे भाई, हमने आपको क्या बताया, हमने कहा बच्चे कूलाम का नियम क्या है, ठीक है सर। तो बच्चे कूलाम का नियम क्या है, तो हमने आपको बताया कि दो आवेश अगर एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखे हैं या कुछ दूरी पर रखे हैं तो उनके बीच एक आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है, और यह बल आकर्षण कब होगा, प्रतिकर्षण कब होगा, तो ये आवेशों के नेचर यानी कि प्रकृति पर निर्भर करेगा। और इसका फॉर्मूला आ गया F बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। अब देखो बच्चे आगे मेरे भाई, इसके बाद हमने बताया आपको बच्चे, यदि ये आवेश किसी माध्यम में रखे हो बच्चे, तो मेरे भाई यदि ये आवेश किसी माध्यम में रखे हों जिसकी या जिसका परावैद्युतांक के हो। मेरे भाई मान लो कि ये दोनों आवेश अब की बार बच्चे किसी दूसरे माध्यम में रख दिया हमने, एक आवेश ये Q1 बेटा, दूसरा आवेश ये Q2, और ये आवेश मेरे भाई अब की बार भी आ रही दूरी पर रखे हैं, लेकिन इनके बीच का माध्यम मेरे भाई अब की बार चेंज कर दिया हमने। माध्यम अब की बार क्या रख दिया, निर्वात या वायु नहीं है बच्चे, किसी अन्य माध्यम में रखा है, जैसे मान लो कांच हो गया, पानी हो गया, तेल हो गया, ऐसे किसी माध्यम में बच्चे हमने रख दिया। तो मेरे भाई अब इनके बीच का बल क्या होगा, तो कहेंगे सर अब इनके बीच का बल मेरे भाई F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू के। मेरे भाई कैसे बच्चे एक्स्ट्रा गुणा हो जाएगा Q1 Q2/r²। क्या होगा सर, Q1 Q2/r²। अब मेरे बच्चे यहां के से अपॉन में मल्टीप्लाई हो गया। सर के से मल्टीप्लाई क्यों हो गया, तो कहेंगे सर अगर दूसरा माध्यम बच्चे है, दूसरा माध्यम है, जैसे मान लो यहां पे कोई वायु के जगह, मान लो वायु या निर्वात के बजाय कोई तीसरा माध्यम आ गया, मान लो आ गया पानी, मान लो ये दोनों आवेश पानी में रखे हैं, जल में रखे हैं, या फिर ये माध्यम बच्चे एल्कोहल में डाल दिया, बच्चे विस्की में, रम में, हमने इसको बात समझ रहा विनोद, देख रहा बेटा किस में डाल दिए, विस्की में, रम में डाल दिए, या मेरे भाई इनको हमने डाल दिया वाटर के अंदर, विस्की या रम में डाल दिया, या तेल में डाल दिया, या अभ्रक में डाल दिया, या कांच में डाल दिया, तो उन सबके हिसाब से मेरे भाई इसका जो मान है के का बदलता रहेगा। मेरे भाई यहां जो परावैद्युतांक का मान है वायु या निर्वात के लिए, मेरे भाई इसका के का मान होता है बच्चे 1। क्या होता है, 1 होता है। तो वायु या निर्वात के लिए के का मान बच्चे होता है 1, यानी परावैद्युतांक का मान बच्चे, परावैद्युतांक बच्चे इसका होता है 1। देखो बेटा ये जो के का मान यहां नियतांक लिखे हैं, बल नियतांक, ये दूसरा है मेरे भाई, ये के दूसरा है बच्चे, और ये के मेरे भाई जो लिखे हैं ये दूसरा के है बच्चे, ये माध्यम का परावैद्युतांक बच्चे है। क्या है सर, माध्यम का परावैद्युतांक, इसको बच्चे बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं सर, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बच्चे, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परावैद्युतांक बच्चे, परावैद्युतांक क्या है, तो कहेंगे सर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है।
मेरे भाई ये अलग अलग माध्यम के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का मान बच्चे अलग अलग होता है। क्या होता है सर? K का मान बच्चे अलग अलग होता है। यानी अगर यही आवेश बच्चे वायु में रखे थे तो बल हमारा क्या था? तो कहेंगे सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर था। और यही आवेश मेरे भाई अगर इसको हमने किसी माध्यम में रख दिया जिसका परावैद्युतांक K है तो बल हो गया वह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये क्या है? तो कहेंगे सर Fm है, यानी कि माध्यम में बल है। क्या है? माध्यम में बल, माध्यम में बल, माध्यम में बल। कौन सा बल? तो कहेंगे सर कूलाम बल। अब मेरे बच्चे आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर। तो बच्चे हमने बताया कि निर्वात में बल कितना था? तो कहेंगे सर निर्वात में बल बच्चे हमने पढ़ा अभी, निर्वात या वायु में बल जो था हमारा उसकी वैल्यू थी F0 बच्चे, इसको कह दें हम तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है सर, ये बल था हमारा। तो निर्वात या वायु में हमारा बल था बच्चे ये। अब जब हमने बल बच्चे निकाला किसी माध्यम में, तो माध्यम में बल क्या आया? तो कहेंगे सर माध्यम में बल आ रहा है आपका कितना? तो कहेंगे सर F बराबर Fm मेरे भाई इसको कह दिया हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K से मल्टीप्लाई कर दिया हमने Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब सर यहां क्यों से आपने मल्टीप्लाई K से क्यों किया? तो मेरे बच्चे K का मतलब बच्चे माध्यम का परावैद्युतांक है। क्या है बच्चे? माध्यम का परावैद्युतांक। जिस माध्यम में ये बल रखा है उसका परावैद्युतांक। सर ये परावैद्युतांक करता क्या है? तो देखो मेरे बच्चे, परावैद्युतांक का मान जितना ज्यादा बच्चे रहेगा वह बल को उतना कम करेगा, उन आवेशों के बीच लगने वाले बल को उतना कम करेगा। यानी कहने का मतलब यह है बच्चे कि यहां पे आप कह सकते हो क्या? तो कहेंगे सर कह सकते हैं आप कि F जो है बच्चे वह समानुपाती है किसके? तो कहेंगे सर 1/K के। क्या सर? 1/K के। K क्या है सर? परावैद्युतांक है, परावैद्युतांक के। यानी कहने का मतलब यह है मेरे बच्चे कि F जो है व्युत्क्रमानुपाती है K के और अनुक्रमानुपाती है 1/K के। दोनों बात बच्चे वही है। अगर व्युत्क्रमानुपात बोलेंगे तो 1 यहां पे K केवल बोलेंगे। यानी F जो है व्युत्क्रमानुपाती है K के। यानी K का मान जितना ज्यादा रहेगा बच्चे परावैद्युतांक का मान, उतना उनके बीच लगने वाला बल ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? कहेंगे सर कम हो जाएगा। K का मान जितना ज्यादा रहेगा, K मतलब बच्चे परावैद्युतांक माध्यम का परावैद्युतांक जितना ज्यादा रहेगा वह उतना उनके बीच लगने वाले बल को कम कर देगा। कहने का मतलब बच्चे ये है कि K का मान जितना ज्यादा रहेगा वह उतना F के मान को, F मतलब बल के मान को, बल के मान को कम कर देगा, कम कर देगा। देखो बच्चे जितना ज्यादा K का मान रहेगा उतना बल के मान को कम कर देगा। और इसको बच्चे एक तरीके से और समझते हैं। मान लो बच्चे हमने माध्यम के बल को निर्वात के बल से बच्चे डिवाइड किया तो क्या आएगा? तो कहेंगे सर आएगा Fm बटे F0 बराबर, इसको मेरे भाई डिवाइड करो तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, पूरे के अपॉन बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब मेरे भाई अगर यहां ध्यान से आप देखेंगे जो कट रहा है बच्चे कैंसिल कर लो,
तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पूरा कट जाएगा बेटा इससे, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर पूरा कट जाएगा इससे। यहां क्या बचेगा, तो कहेंगे सर हमारे पास आ गया एफ एम अपॉन एफ नॉट बराबर 1/k। यानी बच्चे अगर आप यहां से एफ नॉट को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, उधर चला जाएगा, तो एफ एम जो आपका आ गया किसी माध्यम में बल, वह एफ नॉट अपॉन के आ गया। क्या आ गया सर, एफ नॉट अपॉन के आ गया। यानी किसी माध्यम में जो लगने वाला बल है वह वायु या निर्वात में लगने वाले बल का 1/k गुना होता है बच्चे। यानी k गुना मान माध्यम में कम हो जाता है। इसका इतना कहने का मतलब बच्चे क्या है, इसका मतलब क्या है मेरे भाई, एफ नॉट बाई के का। तो आइए बच्चे समझते हैं इसका मतलब भी। मेरे भाई इसका मतलब यह है कि किसी माध्यम या निर्वात में बल, किसी माध्यम या निर्वात में बल, किसी माध्यम या निर्वात में बल, किसी माध्यम में, ऐसे लिखना बेटा, किसी माध्यम में बल, किसी माध्यम में बल निर्वात के बल का 1/k गुना होता है, 1/k गुना होता है। देख लो बच्चे, मेरे भाई हमने ये कहा कि अगर किसी माध्यम में बल आप निकालेंगे तो निर्वात में जो बल आया है उसका आप k गुना हो जाएगा बच्चे। क्या हो जाएगा, k गुना हो जाएगा। जैसे बच्चे एग्जाम्पल अगर उदाहरण आपको दे यहां पे, तो बच्चे उदाहरण मेरे भाई समझ लो आप, उदाहरण जैसे बच्चे k का मान वाटर यानी कि जल के लिए बच्चे होता है 80। क्या होता है सर, 80 होता है। तो बच्चे अगर बल का मान निकालेंगे हम वाटर के लिए, जल के लिए मेरे भाई, तो क्या होगा, तो कहेंगे सर एफ नॉट वायु में जो बल लग रहा है उसका बच्चे 80 गुना हो जाएगा। यानी 80 से आप भाग कर दो तो आपका जल में बल निकल आएगा। मेरे भाई अगर वायु में बल आपका एफ नॉट है तो जल में जो बल आएगा उसका 1/80 गुना बच्चे, 1/80 गुना, यानी कि 80 गुना कम हो गया बच्चे बल। यानी सबसे अधिक बल किस माध्यम में होगा, तो बच्चे हम लिख सकते हैं कि सबसे अधिक बल जो होगा आपका निर्वात में होगा मेरे भाई। सबसे अधिक बल कहां होगा, कहेंगे सर निर्वात में होगा। तो बच्चे इस बात को आप यहां लिख सकते हैं, सबसे अधिक बल, सबसे अधिक बल, अधिक बल निर्वात में होता है। बच्चे सबसे अधिक बल मेरे भाई आपका निर्वात में होता है, क्योंकि निर्वात में k का मान बच्चे 1 होता है। क्या होता है सर, k का मान 1 होता है। तो अगर दो आवेश निर्वात में रखे हैं तो उनका बल बच्चे, अगर वही दो आवेश किसी अन्य माध्यम में रख दिए तो हमेशा उससे अधिक बल आएगा निर्वात में। ये बात मेरे भाई आपको समझनी है कि किन्हीं दो आवेशों के बीच निर्वात में लगने वाला बल सदैव हमेशा बड़ा होगा किसी अन्य माध्यम पर उनको रखने पर उतनी ही दूरी पर। तो इतनी बात मेरे भाई अच्छे से आप समझ लो। तो अभी हमने बच्चे आपको क्या बताया, तो कहेंगे सर हमने बताया आपको कूलॉम का नियम क्या है, उसका सूत्र बच्चे क्या है। उसके बाद हमने कहा यही दो आवेश अगर बच्चे किसी माध्यम में डाल दें हम अन्य माध्यम में, तो बच्चे बल जो है हमारा k गुना कम हो जाएगा बच्चे। ये हमने सिद्ध करके आपको दिखाया कि ये बल हमारा k गुना कम हो जाएगा। अब बच्चे बात करेंगे निर्वात की वैद्युतशीलता मेरे भाई इप्सिलॉन नॉट के बारे में। बच्चे हमने आपको बता ही दिया कि निर्वात की वैद्युतशीलता क्या होती है, कहेंगे सर इप्सिलॉन नॉट होती है। इसका मान मेरे भाई कितना होता है, कहेंगे सर इसका मान होता है हमारा कितना, तो कहेंगे सर 8.85 8.85 इंटू 10⁻⁻12
8.85 गुणे 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब मेरे बच्चे इसका अगर हम बीमा निकाल दें, क्या निकाल दें सर? बीमा। तो मेरे भाई इसकी बीमा भी आपके एग्जाम में कई बार पूछ लेता है कि इप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या है। देखो बच्चे, कूलाम, कूलाम किसका मात्रक? कहेंगे सर आवेश का मात्रक है। तो बच्चे आवेश की बीमा होती है 80। क्या होती है? 80। और मेरे भाई इसका लगा है स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर लो। देखो बच्चे, आप मात्रक से बीमा निकाल सकते हो। क्या कर सकते हो सर? आप मात्रक से मेरे भाई बीमा निकाल सकते हो। तो बच्चे कूलाम स्क्वायर, कूलाम का बच्चे किसका मात्रक है? कहेंगे सर आवेश का। तो बच्चे आवेश की बीमा होती है 80। कैसे होती है सर? देखो बच्चे, आवेश क्यों बराबर होता है IT? मेरे भाई I की बीमा होती है धारा की एम्पियर A और समय की होती है बच्चे T। तो इस प्रकार से आवेश की बीमा बच्चे होती है 80। तो मेरे भाई हमने 80 रख दिया, उसका स्क्वायर कर लिया अपॉन न्यूटन बच्चे बल का मात्रक है। तो बल की बीमा होती है MLT -2, MLT -2। और बच्चे मीटर दूरी का मात्रक है, तो इसका हो जाएगा L स्क्वायर। मेरे भाई क्या हो जाएगा सर? L स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो बच्चे, इसको आप सबको आप ऊपर ले जाओ मेरे भाई, तो क्या आएगा? तो कहेंगे सर आएगा m की पावर -1। बच्चे L ये यहां पर मेरे भाई क्या होगा? कहेंगे सर दूरी यानी कि लंबाई। बच्चे दूरी L स्क्वायर यहां है बच्चे, और L का पावर एक बार यहां है, तो L दो बार, एक बार मिलकर बच्चे 3 बार होगा। इसको ऊपर ले जाएंगे तो L की पावर -3 हो जाएगा। ठीक है सर। बच्चे A यहां पे एक बार बच्चे है, तो A की पावर 1। बच्चे यहां पे स्क्वायर लगा है, तो स्क्वायर कर लेंगे मेरे भाई, तो L स्क्वायर हो जाएगा। और मेरे भाई T की पावर बच्चे ये 2 है यहां पर पहले से, T की पावर ये 2। और मेरे भाई T की पावर ये -2 नीचे है, ये ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, और तो प्लस में 2 + 2 बच्चे पावर जोड़ दिया हमने। तो आपकी इप्सिलॉन नॉट की बीमा आ गई m की पावर -1, L की पावर -3, A की पावर 2 और T की पावर 4। बच्चे ये हमारा हो गया बीमा किसकी? तो कहेंगे सर इप्सिलॉन नॉट की बीमा हो गई। बच्चे मेरे भाई आपको बीमा ये याद नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चे, आपको बीमा ये याद नहीं करना है, आपको समझना है कि कैसे हम निकाल रहे हैं। इसी प्रकार से आपको भी निकालना आना चाहिए, क्योंकि एक बीमा आपके चैप्टर में सिलेबस में नहीं है मेरे भाई। ऐसी बहुत सारी बीमाएं अभी आपको मिलेंगी बच्चे, ठीक है ना। 100 से 200 बीमाएं आपको ऐसे मिलेंगी, तो आप कितनी बीमाएं याद करोगे मेरे बच्चे? तो सब आप याद नहीं कर सकते हैं। आपको समझना है कि ये बीमाएं हम निकाल कैसे रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार मेरे भाई आप भी बीमाओं को निकालना सीख लो बच्चे, ठीक है ना। कहेंगे हाँ सर। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो निर्वात की वैद्युतशीलता बच्चे क्या होती है? तो हमने कहा इप्सिलॉन नॉट को बच्चे निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। इसका मान होता है मेरे भाई 8.85 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। और बच्चे इसकी बीमा होती है m-1 L-3 a पावर 2 और t की पावर बच्चे 4। ये हमारा हो गया इसकी बीमा। आइए मेरे बच्चे आगे बढ़ते हैं। आपेक्षिक वैद्युतशीलता बच्चे यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है बच्चे? इसी को मेरे भाई एक दूसरा नाम बच्चे इसी का है परावैद्युतांक। बच्चे क्या होता है? कहेंगे सर परावैद्युतांक। बच्चे परावैद्युतांक इसी को बच्चे इंग्लिश में कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो मेरे भाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ और नहीं है बच्चे, इसी के को ही कहते हैं, यानी कि मेरे भाई इसी को कहते हैं आपेक्षिक वैद्युतशीलता। बच्चे आपेक्षिक वैद्युतशीलता यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी को बोलते हैं बच्चे इप्सिलॉन r से लिखते हैं, या इसी को आप k से भी लिख सकते हो। दोनों अलग अलग बुक में बच्चे आपको अलग अलग नाम से आपको मिल जाएगा, दोनों एक ही चीज है बच्चे। यहां होता क्या है? तो बच्चे कहते हैं
किसी माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहते हैं। तो बच्चे यहां पे लिख सकते हैं हम, किसी माध्यम की वैद्युतशीलता, किसी माध्यम की वैद्युतशीलता, किसी माध्यम की वैद्युतशीलता तथा वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता, देखो बच्चे, वायु या निर्वात की जो वैद्युतशीलता होती है लगभग बराबर होती है। ठीक है बच्चे, तो किसी माध्यम की वैद्युतशीलता या निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक वैद्युतशीलता, आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहते हैं, वैद्युतशीलता कहते हैं। किसी माध्यम की वैद्युतशीलता तथा वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहते हैं। बच्चे इसका जो फॉर्मूला होता है मेरे भाई कुछ इस प्रकार है, देखो मेरे बच्चे, इसका जो फॉर्मूला होता है प्यारे दोस्त, के बराबर या इसी को इप्सिलॉन आर बोल सकते हो। ये बराबर होता है मेरे बच्चे किसके, तो कहेंगे सर इप्सिलॉन एम अपॉन इप्सिलॉन नॉट के। तो बच्चे आपेक्षिक वैद्युतशीलता जो होती है इसको के से लिखते हैं या फिर इप्सिलॉन आर से लिखते हैं। यह बराबर होता है मेरे भाई किसके, तो कहेंगे सर इप्सिलॉन एम अपॉन इप्सिलॉन नॉट के। यानी बच्चे अगर इप्सिलॉन एम का मान हम निकालें तो बच्चे इप्सिलॉन एम हमारा आएगा के गुना इप्सिलॉन नॉट। क्या आएगा बच्चे, के गुना इप्सिलॉन नॉट। यानी अगर आपको वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता बच्चे पता है तो आप किसी माध्यम की वैद्युतशीलता निकाल सकते हैं। यदि आपको वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता मिल जाए मेरे बच्चे, जो कि पता है 8.85 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो बच्चे अगर आपको वायु निर्वात की वैद्युतशीलता पहले से पता है और आपको अगर के का मान हम दे दें, अलग अलग माध्यम के लिए अगर हम के का मान दे दें तो आप अलग अलग माध्यम का परावैद्युतांक बच्चे वहां पे किसी माध्यम की जो वैद्युतशीलता है वो निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे जल के लिए के का मान कितना होगा, कहेंगे सर जल के लिए के का मान होता है 80, यानी जल का परावैद्युतांक बच्चे 80 होता है। तो जल की वैद्युतशीलता हम निकाल सकते हैं। कैसे सर, जल की वैद्युतशीलता, जल की वैद्युतशीलता मेरे भाई, जल की वैद्युतशीलता यानी कि इप्सिलॉन वाटर बच्चे कितना होगा, तो कहेंगे सर इप्सिलॉन वाटर होगा के गुना इप्सिलॉन नॉट बच्चे। मेरे भाई के का मान 80 है आपका, इनटू इप्सिलॉन नॉट कितना बच्चे 8.85 इंटू 10 की पावर -12। इसको बच्चे मल्टीप्लाई करेंगे और मात्रक कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखो बच्चे इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा यहां से तो कितना आएगा, देखो बच्चे आप तो 80 को बच्चे मल्टीप्लाई करना है, 80 को 8.85 से 8.85 बच्चे, तो आपका आंसर आएगा 708 बच्चे। कितना आएगा 708 मेरे भाई, 708
गुणे 10 की पावर -12। इसको मेरे भाई पॉइंट को दशमलव के 2 अंक पे लाओ बच्चे, 1 अंक पे इधर लेफ्ट में बच्चे यहां माना जाएगा पॉइंट, अभी कहने लगा तो 8 के बाद बच्चे इसको 2 अंक खिसकाएंगे इधर तो आएगा 7.08 गुणे 10 की पावर बच्चे 2 अंक दशमलव खिसकाने का पावर 2 प्लस हो जाएगा 10 की पावर प्लस में 2 बच्चे, और 10 की पावर -12 पहले से है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा 7.08 इंटू 10 की पावर -10 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। देख रहे हो बच्चे कैसे अगर आपको किसी माध्यम का परावैद्युतांक यानी k का मान दिया गया है, आपेक्षिक वैद्युतशीलता दी गई है, तो आप उस माध्यम की वैद्युतशीलता बच्चे निकाल सकते हैं। यानी आपको अगर k का मान मिल जाए मेरे भाई तो आप उस माध्यम की वैद्युतशीलता आराम से निकाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल हमने आपको यहां पे दिखाया है। तो बच्चे हमने कहा आपेक्षिक वैद्युतशीलता, रिलेटिव परमिटिविटी या परावैद्युतांक बच्चे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, तो हमने कहा किसी माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहते हैं। इसका फॉर्मूला k या इप्सिलॉन r बराबर इप्सिलॉन m बाई इप्सिलॉन नॉट होता है। यहां से अगर इप्सिलॉन m का मान निकालेंगे तो k गुना इप्सिलॉन नॉट बच्चे हो जाएगा। यानी कि अगर आपको k का मान पता है तो आप किसी माध्यम की वैद्युतशीलता निकाल सकते हो। बोलो हाँ या ना, कहेंगे हाँ सर निकाल सकते हैं। तो आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब मेरे भाई कुछ माध्यम की आप वैद्युतशीलता बच्चे जान लो, यानी परावैद्युतांक। देखो बच्चे कुछ बातें आप समझ लो मेरे भाई, यहां पे आपका जो k का मान है बच्चे निर्वात के लिए बच्चे k का मान होता है 1। बच्चे वायु के लिए k का मान मेरे भाई होता है 1.0005 बेटा, यानी कहने का मतलब है 1.0005 बच्चे, ये लगभग 1 होता है मेरे भाई। इसीलिए हमने वायु या निर्वात बेटा एक ही बार बोल रहे हैं। वायु या निर्वात लगभग 1 मेरे भाई होता है इसका। उसके बाद बच्चे जल का होता है आपका कितना, कहेंगे सर जल का मेरे भाई होता है आपका k का मान जल के लिए 80 होता है। और बच्चे आपके अगले पॉइंट है, कहेंगे सर मेरे भाई यहां पर धातु का बच्चे मेटल के लिए बच्चे, कंडक्टर के लिए, चालक के लिए आपका धातु या चालक बच्चे कह सकते हैं, कंडक्टर के लिए k का मान बच्चे होता है अनंत। क्या होता है सर, k का मान बच्चे अनंत होता है। तो ये मेरे भाई इतनी वैल्यू आपको कम से कम बच्चे याद रखनी है कि निर्वात के लिए k का मान 1 होता है, वायु के लिए बच्चे लगभग 1 होता है, जल का 80 होता है, और धातु यानी चालक का बच्चे अनंत होता है k का मान। तो मेरे दोस्त आपको इतनी वैल्यू कम से कम याद रखनी है। अब बच्चे हमारा इसके बाद आ गया इंपॉर्टेंट पॉइंट। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे इससे, जैसे माध्यम पर निर्भरता, डिपेंडेंसी ऑफ मीडियम बच्चे, यानी कूलाम बल जो होता है वह माध्यम पर निर्भर करता है। डिपेंडेंसी ऑफ मीडियम, डिपेंडेंसी ऑफ मीडियम, माध्यम पर निर्भरता। देखो बच्चे ध्यान देना है आपको, कूलाम बल बच्चे ये हमारा जो है माध्यम पर निर्भर करता है। अभी हमने देखा कि अगर दो आवेश मेरे बच्चे, अगर हम वायु में रख दें या निर्वात में रख दें, दो आवेश Q1 Q2, अगर ये निर्वात में रख दें बच्चे, निर्वात में इनके बीच की दूरी r है, तो बच्चे इनके बीच लगने वाला बल होगा F बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। वहीं पर अगर बच्चे इन दोनों आवेश को ही हम किसी माध्यम में रख दें बच्चे, Q1 Q2 दो आवेश हैं बच्चे, यहां पे क्या है सर, Q1 Q2 दो आवेश हैं मेरे भाई, सेम वही आवेश हैं। इनको उतनी ही दूरी पर r दूरी पर बच्चे अगर हम किसी माध्यम में रख दें, किसी माध्यम में, तो इनके बीच का बल मेरे भाई क्या होगा, कहेंगे सर F माध्यम, और निर्वात को बच्चे F नॉट बोल दिया हमने, तो F माध्यम होगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट
के इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यानी कहने का मतलब बेटा ये है कि इनके बीच का जो बल है, इनके बीच का जो बल है वह के गुना कम हो जाएगा अगर माध्यम में रखेंगे तो। यानी यहां से अगर हम एफ एम की वैल्यू निकालेंगे तो एफ एम आएगा आपका एफ नॉट बाई के। बच्चे क्या आएगा सर? एफ नॉट बाई के। यहां से बच्चे देख सकते हो, अगर इसको हम 1 बाई के कॉमन लेंगे, बच्चे बाहर ले लें तो 1 बाई के मेरे भाई अगर कॉमन निकाल लेंगे तो यहां बच जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसका मतलब बेटा ब्रैकेट वाले को ये पूरा एफ नॉट है तो आ गया ये कितना कहेंगे सर? 1 बाई के इंटू एफ नॉट। क्या आ गया सर? 1 बाई के इंटू एफ नॉट। यानी किसी माध्यम का जो बल है एफ एम वह एफ नॉट बाई के गुना हो गया। बच्चे क्या हो गया सर? एफ नॉट बाई के गुना हो गया। यानी कि माध्यम पर निर्भर कर रहा है कि नहीं? कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे कूलाम बल जो होता है वह माध्यम पर निर्भर करता है। तो इस बात से बच्चे यह निष्कर्ष निकलता है या कंक्लूजन निकलता है कि कूलाम बल आवेशों के बीच के माध्यम पर, आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। तो मेरे बच्चे ये आपका कंक्लूजन यहां से निकलता है कि जो कूलाम बल हमारा है मेरे बच्चे, यह आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। ये पहला पॉइंट बच्चे आपका इंपॉर्टेंट हो गया, इसको आप याद रखेंगे। तो बच्चे आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर, केंद्रीय बल। बच्चे इसका मतलब बच्चे होता है सेंट्रल फोर्स। बच्चे जो आपका कूलाम बल है वह केंद्रीय बल होता है। इसका मतलब बच्चे ये है कि मान लो मेरे भाई दो आवेश हैं आपके, एक Q1 बच्चे हैं, एक मेरे भाई यहां पे आपका Q2 बल है। एक आवेश बच्चे Q1 है, दूसरा आवेश मेरे भाई आपका मान लेते हैं ये Q2 है। तो इन दोनों के बीच लगने वाला बल जो है बच्चे, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश काम करता है। केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश काम करता है बेटा। इन दोनों के बीच लगने वाला जो बल है वह इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के केंद्र के अनुदिश काम करता है। इसे ही बच्चे बोलते हैं केंद्रीय बल। क्या बोलते हैं सर? केंद्रीय बल। केंद्रीय बल का मतलब बच्चे ये है कि यह बल आवेशों को मिलाने वाली रेखा के केंद्र के अनुदिश कार्य करता है। अनुदिश कार्य करता है। ठीक है बच्चे, यह बल जो है आवेशों को मिलाने वाली रेखा के केंद्र के अनुदिश कार्य करता है। आपको बच्चे याद रखना है केंद्रीय बल का मतलब ये होता है बच्चे। यानी बच्चे कहने का मतलब ये कि अगर एक आवेश बच्चे ये Q1 है तो एक आवेश बच्चे अगर ये Q2 है तो ये इस प्रकार से नहीं लगे कि एक बल इधर लग गया बच्चे F1, एक बल मेरे भाई इधर लग रहा है F2। इस प्रकार से बच्चे ये बल नहीं लगता है। बच्चे ये क्या है? कहेंगे सर गलत है बच्चे। इस प्रकार से ये बल काम नहीं करता बेटा। इस प्रकार से मेरे भाई यह बल बिल्कुल भी काम नहीं करता मेरे भाई। यह बल जो है कि आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, उसके केंद्र के अनुदिश बल कार्य करता है। इस प्रकार से बिल्कुल मेरे भाई नहीं होता है। इसको आपको याद रखना है। यह एक बच्चे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। तो बच्चे अभी तक हमने 2 पॉइंट पढ़ा यहां पे। माध्यम पर निर्भरता, यानी कूलाम बल माध्यम पर, आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। दूसरा पॉइंट है केंद्रीय बल। क्या है? कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के केंद्र के अनुदिश ये बल कार्य करता है।
तीसरा पॉइंट बच्चे है संरक्षी बल। बच्चे यह बल जो है संरक्षी बल है, यानी कंजर्वेटिव फोर्स है। तो बच्चे लिखेंगे इसमें कूलाम बल, कूलाम बल एक संरक्षी बल है। क्या है कहेंगे सर? संरक्षी बल है। कूलाम बल एक संरक्षी बल है। यह उनके बीच के रास्ते पर निर्भर नहीं करता है। रास्ते पर निर्भर नहीं करता है। यह उनके बीच के रास्ते पर निर्भर नहीं करता है। बच्चे संरक्षी बल और कौन कौन से होते हैं? तो बच्चे आपने वर्क, एनर्जी, पावर बच्चे क्लास 11 में पढ़ा था, कार्य, ऊर्जा, सामर्थ्य। उसमें आपको बताया था गया था बच्चे कि जो संरक्षी बल होते हैं वो बच्चे कौन कौन से होते हैं? कहेंगे सर गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, स्प्रिंग बल, स्प्रिंग बल। बच्चे एक अभी आप देख ही रहे हो कौन सा? कहेंगे सर कूलाम बल। ये सभी मेरे भाई आपके कौन से होते हैं? कहेंगे संरक्षी बल होते हैं, यानी इनके द्वारा किया गया कार्य बच्चे इनके बीच के रास्ते पर बच्चे निर्भर नहीं करता। कूलाम बल एक संरक्षी बल है, यह उनके बीच के रास्ते पर नहीं निर्भर करता बच्चे। इसका मतलब है उनके द्वारा किया गया कार्य रास्ते पर निर्भर नहीं करता। इनके द्वारा किया गया कार्य रास्ते पर निर्भर नहीं करता है। उनके द्वारा किया गया कार्य रास्ते पर निर्भर नहीं करता है बच्चे, ठीक है ना? निर्भर नहीं करता है। कूलाम बल एक संरक्षी बल है, इनके द्वारा किया गया कार्य रास्ते पर निर्भर नहीं करता। इसका एग्जाम्पल बच्चे हमने दिया गुरुत्वाकर्षण बल और स्प्रिंग बल मेरे भाई, ठीक है? कहेंगे हाँ सर। तो आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया युग्म बच्चे, यानी कि एक्शन रिएक्शन पेयर क्या होता है? देखो बच्चे कूलाम बल हमेशा ही पेयर में युग्म में पाया जाता है। जैसे मान लो बच्चे एक आवेश ये Q1 बच्चे है, पॉजिटिव आवेश है। दूसरा आवेश ये Q2 है, ये भी पॉजिटिव आवेश है। तो इनके बीच लगने वाला जो बल होगा मेरे भाई, इनके बीच बच्चे लगने वाला जो बल होगा हमारा क्या होगा सर? कहेंगे सर इनके बीच बच्चे लगने वाला जो बल होगा हमारा, इनके बीच लगने वाला जो हमारा बल होगा मेरे भाई, कह सकते हैं कि इनके बीच लगने वाला बल पेयर में यानी कि युग्म में पाया जाता है। मान लो ये बच्चे आवेश Q1 है, ये बच्चे आवेश Q2 है। इनके बीच की जो दूरी हमारी है बच्चे मान लेते हैं स्मॉल r है। तो जो ये Q1 आवेश बच्चे इनके बीच बल लग रहा है, ये दोनों बच्चे एक बल इस पर इधर लगेगा F1 मेरे भाई, और एक बल बच्चे ये इधर लग जाएगा F2। F1 पर बच्चे यानी Q1 पर बल जो लगा उसको F1 बोल दिए बच्चे। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 बच्चे, पहले वाले आवेश पर दूसरे वाले आवेश के कारण बल बच्चे इधर लगेगा। और मेरे भाई ये दूसरे वाले आवेश पर पहले वाले आवेश के कारण बल इधर लग जाएगा। यानी बच्चे ये एक्शन रिएक्शन पेयर में होता है। अगर ये क्रिया मेरे भाई है, इसने इस दूसरे आवेश ने इस पर पहले आवेश पर अगर क्रिया किया है, यानी इधर धक्का लगाया बच्चे, बल लगाया, तो ये पहला वाला आवेश भी दूसरे पर बल लगाएगा उधर की डायरेक्शन में,
ठीक है बच्चे, F1 का मतलब मेरे भाई होता है, F12 का मतलब है Q1 आवेश पर, Q1 आवेश पर Q2 आवेश के कारण बल, Q2 आवेश के कारण बल। F21 का मतलब बच्चे होता है Q2 आवेश पर Q1 आवेश के कारण बल बच्चे। ठीक है, ठीक है सर। F12 और F21 बच्चे, इसका मतलब है F12 का मतलब Q1 वाले आवेश पर Q2 वाले आवेश कारण बल बच्चे इधर लग जाएगा, और F21 का मतलब है Q2 वाले आवेश पर Q1 बल बच्चे उधर लगाएगा। यानी दोनों ये एक्शन रिएक्शन बच्चे हैं। अगर ये F12 एक्शन है बच्चे, क्रिया है, तो F21 उसकी प्रतिक्रिया है। जितना बच्चे इधर से ये बल लगाएगा Q1 उस पे, उतना Q2 बल बच्चे इधर लगाएगा इस पे। यानी दोनों क्रिया प्रतिक्रिया रूप में, यानी कि बच्चे ऑलवेज जो कूलाम बल है यह पेयर में, युग्म में पाया जाता है, जोड़े में बच्चे। अकेला बल नहीं होता है, हमेशा पेयर में होता है। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब मेरे भाई बात करेंगे आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, यानी कि अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स बच्चे क्या होता है। देखो मेरे भाई, अगर बच्चे दोनों आवेश पॉजिटिव हैं, Q1 भी और बच्चे Q2 भी, अगर मान लो ये पॉजिटिव बल है बच्चे, आवेश हैं, तो इनमें प्रतिकर्षण बल बच्चे इस प्रकार से F जो है प्रतिकर्षण बल लग रहा होगा। और मेरे भाई वहीं पर अगर एक पॉजिटिव आवेश है और दूसरा मेरे भाई आपका नेगेटिव आवेश है, तो इनके बीच आकर्षण बल लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा, कहेंगे सर आकर्षण बल लग रहा होगा। तो बच्चे आप कह सकते हैं कि अब आवेश का नेचर कैसा है, प्रकृति कैसी है। अगर दोनों सेम प्रकृति के हैं, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव हैं या नेगेटिव नेगेटिव हैं, तो बच्चे इसमें प्रतिकर्षण लग रहा होगा। क्या लग रहा है, कहेंगे सर प्रतिकर्षण लगता है, प्रतिकर्षण बल। और अगर बच्चे दोनों विपरीत प्रकृति के हैं, यानी एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इनके बीच बच्चे आकर्षण बल लगता है। कैसा बल, कहेंगे सर आकर्षण बल लगता है। मेरे भाई इतनी बात क्लियर है, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। बच्चे अगर दो आवेश समान प्रकृति के हैं तो प्रतिकर्षण लग रहा है, और अगर विपरीत प्रकृति के हैं तो आकर्षण बल लग रहा है। यानी इनके दो आवेशों के बीच लगने वाला बल जो है आकर्षण या प्रतिकर्षण प्रकृति का बच्चे हो सकता है, यानी कि अट्रैक्टिव या रिपल्सिव प्रकृति का हो सकता है। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अब हम बच्चे बात करेंगे कूलाम के नियम की सीमाएं, यानी कि लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ। बच्चे कूलॉम्स लॉ जो है, नियम जो है कब कब काम करेगा बच्चे, इसके लिमिटेशन क्या है, इसकी सीमाएं क्या है, इसकी कमियां क्या है बच्चे, अब उनको हम देखेंगे। मेरे बच्चे पहली कमी आपकी कूलाम के नियम की है, कूलाम का नियम केवल स्थिर बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य है बच्चे। मेरे भाई यह नियम जो है केवल स्थिर बच्चे, स्थिर का मतलब बच्चे रुके हुए, स्थिर का मतलब क्या है सर, रुके हुए विराम में आवेश जो हैं उनके लिए सत्य है बच्चे। एक शब्द यहां पे आया है बिंदु आवेश बच्चे। देखो मेरे भाई बिंदु आवेश का मतलब है, बिंदु आवेश बच्चे वैसे हमने बताया कई बार इसको है, लेकिन आप समझ लो बिंदु आवेश का मतलब बच्चे होता है नगण्य विमाएं बच्चे, जिसकी विमाएं क्या हो, नगण्य हो, नगण्य विमाएं, यानी कि नेग्लिजिबल डायमेंशन बच्चे, नेग्लिजिबल डायमेंशन बच्चे, जिसकी विमाएं बच्चे आपकी नगण्य हो बच्चे, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बच्चे मोटाई नगण्य लगभग हो, ना के बराबर बच्चे हो, उसे बोलेंगे नेग्लिजिबल डायमेंशन, यानी कि नगण्य विमाएं बच्चे, उसी को बोलते हैं बिंदु आवेश मेरे भाई। तो बच्चे यह कूलाम का जो नियम है केवल स्थिर आवेश, यानी कि जो रुके हुए हैं विराम में है, पहली बात तो बच्चे स्थिर माने विराम में है, रेस्ट में है, और बिंदु आवेश के लिए सत्य है। दूसरा पॉइंट बच्चे कहता है कि यह नियम तभी कार्य करता है जब तक कि दूरी के वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन होता है, यानी कि यह नियम बच्चे तभी काम करेगा जब बल जो है दूरी के वर्ग व्युत्क्रम नियम, यानी कि F व्युत्क्रमानुपाती R स्क्वायर वाले नियम का पालन करता है। यानी कि दूरी को बढ़ाने पर बच्चे
बल का मान ऑटोमेटिक कम हो जाए तब तक बच्चे यह नियम काम करेगा। अगर आगे बढ़ेंगे बच्चे, तीसरा नियम देखेंगे तो यह नियम 10 की पावर -15 मीटर से कम दूरियों पर नहीं कार्य करता बच्चे। यानी बच्चे 10 की पावर -15 मीटर, अगर दूरी का मान लेस देन है बच्चे 10 की पावर -15 मीटर से, तो यह बल बच्चे काम नहीं करता है, क्योंकि बच्चे ये बहुत स्मॉल दूरी हो जाती है। तो आपको ये 3 पॉइंट मेरे भाई कूलाम के नियम की सेवाओं में याद रखना है। ठीक है, कहेंगे हाँ सर। मेरे भाई 3 पॉइंट क्या है, तो यह नियम केवल स्थिर यानी कि विराम बिंदु आवेशों पर कार्य करता है। यह नियम तभी कार्य करता है जब दूरियों बच्चे उनके बीच की दूरियां जो आवेश के बीच की हैं व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं बच्चे, F समानुपाती हो बच्चे 1/r² के। और बच्चे तीसरा पॉइंट है, यह नियम 10 की पावर -15 मीटर से कम दूरियों पर नहीं कार्य करता है। तो मेरे बच्चे आज की क्लास में हमने बच्चे इतने पॉइंट्स पढ़े हैं, इसको बच्चे एक बार तेजी में रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले बच्चे हमने आपको बताया आज की क्लास में क्या, तो कहेंगे सर आज की क्लास में मेरे भाई सबसे पहले हमने बात किया था बच्चे कूलाम के नियम और कूलाम के नियम की सीमाएं बच्चे हमने आज पढ़ा है। और बच्चे उसमें हमने कूलाम का नियम आपको बताया। उसके बाद बच्चे हमने बताया कि अगर उनके बीच कोई माध्यम रख दें तो बल क्या हो जाएगा, k गुना कम हो जाएगा। ठीक है सर। उसके बाद हमने बच्चे निर्वात की वैद्युतशीलता की मात्रक और विमाएं आपको समझाई कैसे निकालते हैं। फिर बच्चे हमने बताया कि वैद्युतशीलता, आपेक्षिक वैद्युतशीलता क्या होती है। फिर बच्चे हमने बताया कि कूलाम का नियम जो माध्यम पर कैसे निर्भर करता है। केंद्रीय बल क्या है, संरक्षी बल होता है बच्चे ये कूलाम का नियम, और ये क्रिया प्रतिक्रिया युग में पाया जाता है बच्चे। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को बच्चे फॉलो करता है या, और कूलाम के नियम की सीमाएं क्या हैं बच्चे। इतने टॉपिक हमने बच्चे आज की क्लास में समझा है, सुना है बच्चे। तो मेरे भाई आज की क्लास में इतना ही करने वाले हैं बच्चे। अब आपका काम बच्चे क्या है कि इस क्लास के बाद आप नोट्स को अच्छे से बच्चे कंप्लीट करेंगे, और मेरे भाई इस कॉन्सेप्ट को जो हमने आपको बताया है इसको रिवाइज करेंगे। अगर 1% कहीं भी समस्या मेरे भाई आपको है तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चे, बाय मेरे भाई, जय हिंद।